हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इटिस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th की बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू। चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज के चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑथर का नेम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, 1959 में जिनका बर्थ हुआ था, जो बॉर्न हुए थे। ये एक स्टूडेंट थे हिस्ट्री के कैम्ब्रिज के पीटर हाउस में। साथ ही साथ ये एक रिपोर्टर भी थे प्राइवेट आई के लिए। प्राइवेट आई ये शायद कोई मैगजीन है या कुछ भी होगा। प्राइवेट आई के लिए ये एक रिपोर्टर थे 10 ईयर्स तक, और उन्होंने वैनिटी फेयर के लिए फीचर्स भी लिखे थे। अभी हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मीन्स अंश। ये एक अंश है उनके उस इंट्रोडक्शन से जो उन्होंने पेंगुइन बुक ऑफ द इंटरव्यूज एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे को दिया था। सो चलिए चैप्टर का भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसमें दो पार्ट्स हैं, जिसमें एक में इंटरव्यू है और दूसरे में इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। कुछ हार्ड वर्ड्स को मैंने यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट 1 में बताया गया है इंटरव्यू के इन्वेंशन से। इन्वेंशन मतलब आविष्कार से। इंटरव्यू का जो आविष्कार हुआ था करीब आज से 31 साल पहले, तब से इंटरव्यू की एक कॉमन प्लेस बन चुकी है जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म में इंटरव्यू की कॉमन प्लेस बन चुकी है। आज ऑलमोस्ट हर एक इंसान जो भी लिटरेट है, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा है, आज लगभग हर एक लिटरेट पर्सन, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, आज लगभग हर एक पढ़ा लिखा इंसान इंटरव्यू के बारे में अपनी लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पे पढ़ चुका है। जबकि अगर इसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कुछ 1000 सेलिब्रिटीज़ है, मतलब कुछ हज़ारों सेलिब्रिटीज़ है जिनका पिछले कुछ सालों में इंटरव्यू हो चुका है, और कुछ का तो बार बार होता रहता है, रिपीटेडली होता रहता है। इसलिए ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू के फंक्शन और इसके मेथड्स के बारे में और इसके मेरिट्स मतलब इसके गुण के बारे में लोगों की जो ओपिनियन है वो वेरी करते हैं। वेरी मतलब अलग अलग है। इंटरव्यू के बारे में लोगों के ओपिनियन अलग अलग है, क्योंकि कुछ लोगों ने इंटरव्यू दे रखा है और कुछ लोग इंटरव्यू पढ़ चुके हैं या देख चुके हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जब इंटरव्यू अपने एक्स्ट्रा वेगेंट क्लेम में आ जाता है, एक्स्ट्रा वेगेंट मीन्स जबरदस्त, मतलब जब इंटरव्यू अपनी ज़बरदस्त फॉर्म में आ जाता है, अपनी हाईएस्ट फॉर्म में आ जाता है, तो ये सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है। मतलब इससे हम सच्चाई को जान सकते हैं। जैसे आप सब लोगों ने अनिल कपूर की नायक मूवी देखी होगी ना, जिसमें वो इंटरव्यू देता है तो वो एकदम पोल खोल के रख देता है सारे नेताओं की। तो मतलब जब भी हम लोग इंटरव्यू देखते हैं तो इंटरव्यू एक मीडियम है जिसकी वजह से हम लोग सच्चाई तक भी पहुंच सकते हैं। और अगर इसको प्रैक्टिस में देखा जाए तो ये एक आर्ट है, मतलब इंटरव्यू लेना भी एक आर्ट है। जैसे सेम नायक मूवी का एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को देता हूँ तो वो क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से उन क्वेश्चन को मोल्ड करता है, घुमाता है, ये सब भी एक आर्ट है। दूसरे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ है जो वास्तव में इसके विक्टिम बन चुके हैं, मतलब इंटरव्यू के शिकार हो चुके हैं। वो इंटरव्यू से नफरत करते हैं। डिस्पाइस मतलब होता है नफरत करना, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंटरव्यू एक अनवारंटेड इंट्रूजन है। अनवारंटेड मतलब अनइम्पॉर्टेंट, इंट्रूजन मतलब इंटरफियरेंस, कि इंटरव्यू एक इंटरफियरेंस है उनकी लाइफ में। मतलब उनकी पर्सनल लाइफ खत्म हो चुकी है। जहाँ पे भी लोग जाते हैं लोग सीधा माइक लेकर उनकी तरफ भागते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो उनकी पर्सनल लाइफ स्पॉइल हो चुकी है। कुछ लोगों का ये मानना है कि धीरे धीरे इंटरव्यू उनको खत्म करते जा रहा है। डिमिनिश मतलब खत्म करते जा रहा है। जैसा कि पुरानी कल्चर में माना जाता था, प्रिमिटिव मतलब पुराने ज़माने में, पुरानी कल्चर में ऐसा माना जाता था कि अगर आप लोगों की एक फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट लेता है, मतलब अगर कोई आप लोगों की फ़ोटो खींच रहा है तो वो इंसान आप लोगों की आत्मा को चुरा रहा है। ऐसा पुराने ज़माने में माना जाता था। तो अभी ऐसा माना जाता है कि अगर कोई आपकी इंटरव्यू ले रहा है तो वो धीरे धीरे आप लोगों को ख़त्म करता जा रहा है, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ को ख़त्म करता जा रहा है। वीएस नैपॉल वो खुद भी ये फील करते हैं कि लोग इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं। वुंड मीन्स होता है घायल होना। लोग इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं और अपने खुद का एक पार्ट वो लूज कर देते हैं। लेविस कैरोल जो कि एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर है, ऐसा कहा जाता है कि उनके मन में हमेशा इंटरव्यूअर से एक डर रहता था। मतलब वो इंटरव्यूअर से हमेशा डरते रहते थे और वो कभी भी कंसेंट नहीं होते थे इंटरव्यू करने के लिए। कंसेंट मतलब कभी भी राज़ी नहीं होते थे वो अपना इंटरव्यू देने के लिए। इनफैक्ट उनके मन में एक हॉरर था, उनके मन में एक डर था, एक आतंक था कि लोग उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। लायोनाइज मतलब होता है इंपॉर्टेंस देना, कि लोग उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और इसीलिए वो हमेशा दूर रहते थे अपने एक्विंटेंस से। एक्विंटेंस मतलब परिचित से, इंटरव्यूअर से,
यहाँ तक कि अपने परसिस्टेंट पेटिशनर से भी वो दूर रहते थे जो उनसे ऑटोग्राफ मांगते रहते हैं। और बाद में कभी जाके वो अपनी सक्सेस स्टोरीज को रिलेट करते थे, जिसमें वो ये बता दिया करते थे कि कैसे वो इन सारे लोगों को एकदम चुप रखते थे सेटिस्फैक्शन और अम्यूजमेंट के साथ। मतलब वो कभी किसी को इंटरव्यू नहीं देते थे, इससे लोग उनसे दूर भी रहते थे और उनसे ऑटोग्राफ वगैरह भी नहीं लिया करते थे, लेकिन बाद में वो बता भी दिया करते थे अपनी सक्सेस स्टोरीज में कि किस तरीके से मैं लोगों को सेटिस्फाई भी किया करता था। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को मैं डांट रहा हूँ या उनको डिसरिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। दूसरी तरफ रुडयार्ड किपलिंग, वो तो अपना एक कंडेमनेटरी एटीट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। कंडेमनेटरी मतलब हेटफुल एटीट्यूड एक्सप्रेस करते हैं इंटरव्यूअर की तरफ, मतलब वो तो इंटरव्यूअर से हेट करते हैं। उनकी वाइफ जिनका नाम था कैरोलिन, वो अपनी डायरी में लिखती है 14 अक्टूबर 1892 में कि उनका एक दिन खराब कर दिया गया 2 रिपोर्टर्स के द्वारा जो कि बॉस्टन से आए थे। वो रिपोर्ट करते हुए बताती है कि उनके हस्बैंड बोलते हैं रिपोर्टर्स को कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इंटरव्यू देने से मना क्यों करता हूँ, मैं इंटरव्यू देने के लिए रिफ्यूज़ क्यों करता हूँ, क्योंकि जो इंटरव्यू है ये इमोरल है। इमोरल मतलब अनैतिक है। इंटरव्यू एक क्राइम है, बिल्कुल वैसा ही क्राइम जैसा कोई मेरे अगेंस्ट करता है। मतलब जब कोई इंटरव्यू ले रहा है तो यार वो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियरेंस कर रहा है, तो एक तरीके से ये मेरे ऊपर एक अटैक है। ये एकदम पनिशमेंट के लायक है। मेरिट मतलब होता है लायक, ये एकदम पनिशमेंट के लायक है। इंटरव्यू देना कावर्डली और घिनौना काम है, मतलब एकदम डरपोकपूर्ण या कायरतापूर्ण और घिनौना काम है। कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन, कोई भी रिस्पेक्टेबल इज्जतदार आदमी कभी इंटरव्यू के लिए पूछता नहीं है और बहुत कम लोग इंटरव्यू देते हैं। फिर भी किपलिंग ने खुद ये पाप किया था आक्रमण करने का मार्क ट्वेन पे कुछ साल पहले, मतलब उनका खुद का इंटरव्यू लिया था। एच.जी. वेल्स ने 1894 में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने द इंटरव्यूइंग ऑर्डिल की बात कही थी। द इंटरव्यूइंग ऑर्डिल मतलब होता है अग्नि परीक्षा, मतलब इंटरव्यू देना एक तरह का अग्नि परीक्षा है। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देते रहते थे, मतलब फ्रीक्वेंट इंटरव्यूवी थे। इंटरव्यू मतलब जो इंटरव्यू देता रहता है, वो काफ़ी टाइम बार इंटरव्यू देते रहते थे। और 40 साल बाद में वो खुद इंटरव्यू कर रहे थे जोसेफ स्टैलिन का। सॉल बेलो जो कि काफ़ी बार इंटरव्यू देने के लिए कंसेंट हो जाया करते थे, राज़ी हो जाया करते थे कई ओकेजन्स पे, वो एक बार बताते हैं इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू देना बिल्कुल एक थंब प्रिंट लगता है उनके विंड पाइप पे। विंड पाइप मतलब ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उनके गले को दबा के रखा है। इंटरव्यू देने का मतलब उनका गला दबा रखा है, मतलब वो जो मन में आए वो कुछ तो बोल ही नहीं सकते। ऑब्वियसली उन्हें हर एक बात सोच समझ के बोलनी पड़ेगी। इतने सारे ड्रॉबैक होने के बाद में भी, इंटरव्यू के इतने सारे ड्रॉबैक, इतनी सारी कमियां होने के बाद में भी इंटरव्यू एक सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का। सर्विसेबल मीडियम, सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का। मतलब इंटरव्यू के थ्रू हम लोग, मतलब इंटरव्यू के थ्रू हम लोगों के बारे में जान सकते हैं और हमारे जो क्वेश्चन है वो हम लोगों से पूछ सकते हैं। इन दिनों बाकी दूसरे टाइम के अलावा इन दिनों हमारे जो ज़्यादातर इम्प्रेशंस होते हैं, हमारे कंटेम्प्रेरी मतलब होता है आज के युग के, आज के समय के, इन दिनों हमारे जो अलग अलग इम्प्रेशंस होते हैं आज के टाइम के लोगों के साथ में, वो इंटरव्यूज़ के थ्रू ही होते हैं। मतलब हम लोग लोगों से इंटरव्यू के थ्रू कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। जैसे मोदी जी की आती है मन की बात, तो उसमें एक तरह से वो मोदी जी का इंटरव्यू तो है जिसमें हम लोग अपनी मन की बात भी पूछ सकते हैं और बदले में वो हमें जवाब भी देते हैं। डेनिस ब्रायन ने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। लगभग हर एक चीज़ हम लोगों तक पहुंच जाती है जब लोगों का हम इंटरव्यू लेते हैं। उस मोमेंट में हर एक चीज़ हम लोगों तक पहुंच जाती है एक मैन के थ्रू जो कि दूसरे मैन से क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब इंटरव्यूअर के थ्रू जो भी हम जानना चाहते हैं वो चीज़ हमारे पास पहुंच रही है। जैसे मोदी जी के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं तो जो भी उनका इंटरव्यू ले रहा है उसके थ्रू वो बात हम लोगों तक पहुंच जाती है। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इंटरव्यूअर की जो पोजीशन है वो बेमिसाल पावर और इन्फ्लुएंस वाली होती है। मतलब उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होती है और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव भी होता है। ये तो हो गया इसका पार्ट 1। अब हम लोग करते हैं इसका पार्ट 2 स्टार्ट, जिसमें उम्बर्टो इको का इंटरव्यू है। वो बोलते हैं, आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। मैं एक प्रोफेसर हूँ लेकिन सिर्फ संडेज को ही मैं नॉवल लिखता हूँ। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है उम्बर्टो इको का जो एक इंटरव्यू लिया था उसका।
इसमें जो इंटरव्यूअर है वो मुकुंद पद्मनाभन है, जो कि द हिंदू के हैं। द हिंदू एक न्यूज़पेपर आता है। उम्बर्टो इको, जो कि इटली में यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में एक प्रोफेसर है, उन्होंने ऑलरेडी एक फॉर्मिडेबल रेपुटेशन अक्वायर कर रखी है, यानी एक भयंकर रेपुटेशन अक्वायर कर रखी है एक स्कॉलर के रूप में। स्कॉलर मतलब होता है विद्वान के रूप में, जो कि अपने आइडियाज़ दिया करते थे सेमियोटिक्स, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन और मिडाइवल एस्थेटिक्स के बारे में। राइटिंग फिक्शन से भी पहले, मतलब फिक्शन लिखने, फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ लिखने से पहले उन्होंने ऑलरेडी अपनी ये रेपुटेशन बना रखी थी। सेमियोटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस और एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रन बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये सारे उनके रिटन आउटपुट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज और वाइड रेंज में है। 1980 में ही उनकी एक नावल थी जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, जिसकी लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिकी थी। इसके साथ ही उन्हें एक इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम मिल चुकी थी, यानी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके थे। तो चलिए अब हम इन दोनों का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यूअर है मुकुंद और इंटरव्यूवी उम्बर्टो इको। सो मुकुंद बोलते हैं, इंग्लिश नॉवलिस्ट और एकेडमिक डेविड लॉज ने एक बार कहा था कि मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि एक आदमी इतने सारे काम कैसे कर सकता है जितना इको करते हैं, मतलब जितना आप करते हैं। उम्बर्टो इको से बोल रहे हैं मुकुंद। हो सकता है, अब ये उम्बर्टो इको बोल रहे हैं, हो सकता है कि शायद मैं ऐसा इंप्रेशन देता हूँ कि मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन एंड में मैं इस बात से कन्विंस हूँ कि मैं एक ही काम कर रहा हूँ। मुकुंद, और वो कौन सा काम है? उम्बर्टो इको बोलते हैं, ये एक्सप्लेन करना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मेरे कुछ फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट हैं, मतलब दार्शनिक इंटरेस्ट है, रुचियाँ हैं, और उनको मैं परस्यू करता रहता हूँ, मतलब उन्हीं में मैं लगा रहता हूँ अपने एकेडमिक काम के साथ भी और अपने नॉवेल्स के साथ भी। इनफैक्ट मेरी जो बुक्स हैं, जो मैं बच्चों के बारे में लिखता हूँ, वो नॉन वायलेंस पे और पीस पे बेस्ड होती है। और आप देखो कि नॉन वायलेंस और पीस पे जो मेरी बुक्स बेस्ड होती है, ये बिल्कुल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट और एथिकल इंटरेस्ट की होती है। और उसके बाद वैसे एक सीक्रेट भी है। अच्छा, क्या आपको पता है कि अगर आप पूरे यूनिवर्स में से सारा खाली स्पेस एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट मतलब होता है हटा दो, अगर आप सारा खाली स्पेस हटा दो, इनफैक्ट हर एक एटम के बीच का भी खाली स्पेस हटा दो, तो पूरा का पूरा यूनिवर्स मेरी मुट्ठी जितना बन जाएगा। फिस्ट मतलब मुट्ठी होता है, पूरा का पूरा यूनिवर्स मेरी मुट्ठी जितना बन के रह जाएगा, बच जाएगा। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी बहुत सारे खाली स्पेस होते हैं, उन्हें मैं इंटरस्टिसेस बोलता हूँ। इंटरस्टिसेस दरार को बोलते हैं, खाली स्पेस को बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं, अभी तुम मेरे पास आ रहे थे, मेरी जगह पे आ रहे थे, तुम एलिवेटर में थे, एलिवेटर मतलब लिफ्ट में थे, और जब तुम ऊपर आ रहे थे और जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये एक इंटरस्टिस है, मतलब ये खाली स्पेस है। इस एम्प्टी स्पेस में भी मैं काम करता हूँ, मतलब मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। जब मैं तुम्हारे एलिवेटर का इंतजार कर रहा था, फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर के आने तक का मैं ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख चुका हूँ। और वो हंसते हुए बोलते हैं, मुकुंद बोलते हैं, लेकिन हर कोई इंसान ऐसा तो नहीं कर सकता। आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, अच्छा फिक्शनल मतलब होता है इमेजिनरी, नॉन फिक्शनल नॉन इमेजिनरी, आपकी जो नॉन इमेजिनरी या जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, आपका जो स्कॉलरली वर्क है, उसमें एक प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटी होती है, और ये रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से बिल्कुल अलग होता है। डिपार्ट से मतलब अलग होना। रेगुलर एकेडमिक स्टाइल जो कि वास्तव में डीपर्सनलाइज्ड होती है। डीपर्सनलाइज्ड मतलब पर्सनल लेवल पे बेस्ड नहीं होती, सूखी सी होती है और बोरिंग होती है, तो उससे अलग आपकी राइटिंग स्टाइल है। क्या आपने जानबूझकर इस इनफॉर्मल अप्रोच को अडॉप्ट किया है, या फिर ये आपके अंदर नेचुरली आ गया? कॉन्शियसली मतलब होता है, कॉन्शियसली मतलब होता है जानबूझकर। उम्बर्टो इको बोलते हैं, देखिए जब मैं अपना पहला डॉक्टरल मतलब डॉक्टर्स के बारे में डिसर्टेशन दे रहा था इटली में, डिसर्टेशन मतलब होता है रिसर्च ऐसे लिख रहा था, तो किसी एक प्रोफेसर्स ने बोला था कि जो स्कॉलर्स होते हैं ये किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सीखते हैं और फिर बहुत सारे फॉल्स हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पनाएं बनाते हैं, उसके बाद फिर वो उनको करेक्ट करते हैं एंड में, और लास्ट में कंक्लूजन लिख देते हैं, जबकि तुम उन सबके ऑपोजिट हो। कॉन्ट्रेरी मतलब होता है एकदम ऑपोजिट, तुम उन सबके एकदम विपरीत हो। तुम अपनी रिसर्च की स्टोरी बताते हो, इनफैक्ट उसमें अपने ट्रायल्स और एरर्स के बारे में भी बताते हो। मतलब लोग क्या करते हैं, लास्ट में एक कंक्लूजन
लिख देते हैं, जबकि तुम अपने एरर्स भी बताते हो, गलतियां भी बताते हो कि तुमने ये गलतियां की है और किस तरीके से तुमने ट्राई किया था वो भी बताते हो। उसी समय पे उन्होंने रिकग्नाइज किया, रिकग्नाइज मतलब पहचाना, उन्होंने पहचाना कि मैं एकदम सही था और उन्होंने मेरी डिसर्टेशन को एक बुक के रूप में पब्लिश करवा लिया, जिसका मतलब वो मेरी डिसर्टेशन, मेरी नॉवल को वो अप्रिशिएट करते हैं। उसी पॉइंट पे लगभग 22 की एज में मुझे समझ में आ गया कि जो स्कॉलरली बुक्स होती है उन्हें इसी तरीके से लिखा जाना चाहिए जैसे कि मैंने किया था। कैसे? रिसर्च के बारे में पूरी स्टोरी लिखकर, मतलब आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, कहाँ कहाँ कमी रह गई है, क्या क्या किस तरीके से आपने ट्राई भी किया था। और इसी वजह से मेरे जो ऐसे है वो उनका एक नैरेटिव एस्पेक्ट होता है, क्योंकि अपनी लाइफ से लोग उसको रिलेट करते हैं। नैरेटिव एस्पेक्ट मतलब स्टोरी जैसा उसका पक्ष होता है। और शायद इसी वजह से मैंने नैरेटिव्स लिखना स्टार्ट किया, मतलब नॉवेल्स इतना लेट मैंने लिखना स्टार्ट किया, लगभग 50 की एज में। मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था रोलैंड बार्थेस। वो हमेशा इसी बात से फ्रस्ट्रेट रहता था कि वो एक एसेइस्ट था और नॉवलिस्ट नहीं था। मतलब वो हमेशा ऐसे लिखता रहता था, नॉवेल्स नहीं लिखता था। वो हमेशा क्रिएटिव राइटिंग करना चाहता था किसी ना किसी दिन, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वो मर गया। मुझे इस तरह का फ्रस्ट्रेशन कभी फील ही नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने तो नॉवेल्स लिखना भी एक्सीडेंट से स्टार्ट किया था, मतलब एक दुर्घटना से मैंने नॉवल लिखना स्टार्ट किया था। हुआ ऐसा कि मेरे पास कुछ काम धाम करने के लिए था नहीं एक दिन, तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं। और नॉवेल्स शायद मेरे नरेशन के टेस्ट को सेटिस्फाई करती है, मतलब जो मैं लोगों को कहानियाँ सुनाना मुझे पसंद है, शायद नॉवेल्स उसको सेटिस्फाई करती है। मुकुंद बोलते हैं, अच्छा नॉवेल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो पहले आप एक फेमस एकेडमिक थे, उसके बाद में आप बहुत ही शानदार तरीके से फेमस हो गए। आपकी जो नॉवल थी द नेम ऑफ द रोज, उसके पब्लिकेशन के बारे में आपने 5 नॉवेल्स लिखी है इसी बारे में, और इतने ही सारे स्कॉलरली वर्क्स लिखे हैं आपने नॉन फिक्शन के बारे में, शायद लगभग 20 होंगे। उम्बर्टो इको बोलते हैं नहीं, लगभग 40 है। मुकुंद 40? और उसमें सेमियोटिक्स के बारे में भी आपने काफ़ी इफेक्टिव वर्क किया है। सेमिनल पीस मतलब होता है इफेक्टिव वर्क। लेकिन अगर लोगों से पूछते हैं उम्बर्टो इको के बारे में तो लोग बोलते हैं अच्छा वो तो एक नॉवलिस्ट है, क्या इससे आपको परेशानी होती है? बॉदर मतलब होता है परेशानी, मतलब लोगों से अगर पूछो तो लोग तो आपको एक नॉवलिस्ट के बारे में जानते हैं, तो क्या इससे आप परेशान होते हो? उम्बर्टो इको बोलते हैं हाँ कभी कभी, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ जो कि सिर्फ संडे को नॉवल लिखता हूँ। नॉवल लिखना मेरा काम नहीं है और ये मजाक की बात नहीं है। इनफैक्ट एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, यहाँ तक कि पेन क्लब्स और राइटर्स की मीटिंग में मैं पार्टिसिपेट भी नहीं करता। इसलिए मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ एकेडमिक कम्युनिटी से, मतलब एकेडमिक कम्युनिटी में ही मेरी आइडेंटिटी है, नॉवलिस्ट में मेरी आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर ज़्यादातर लोग सिर्फ मेरी नॉवेल्स ही पढ़े हुए हैं तो ऑब्वियसली वो मुझे एक नॉवलिस्ट के बारे में जानते हैं और वो हंसते हैं, और श्रग मतलब होता है कंधे उचकाते हुए बोलते हैं। और वैसे भी मैं जानता हूँ कि नॉवेल्स लिख कर मैं एक लार्जर ऑडियंस तक पहुँच सकता हूँ। मैं वैसे भी 1 मिलियन रीडर्स तक पहुंचने की उम्मीद भी नहीं रखता सेमियोटिक्स पे अपने काम करके। मतलब सेमियोटिक्स के बारे में अगर मैं पढ़ाऊंगा लोगों को तो 1 मिलियन लोग तो मुझे मिल भी नहीं पाएंगे। मुकुंद बोलते हैं, और इसी से मेरा अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आपकी जो नॉवल है नेम ऑफ द रोज, वो एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस नॉवल है और इसमें एक डिटेक्टिव यार्न है। यार्न मतलब स्टोरी, डिटेक्टिव कहानी है एक लेवल पे, लेकिन दूसरे लेवल पे ये रिसर्च करती है मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र, और फिर भी इसे बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं। मास मतलब क्राउड, बहुत सारा क्राउडेड ऑडियंस इसे एंजॉय करता है। क्या इस बात से आपको पजल होता है? मतलब क्या इस बात से आप कभी कंफ्यूज होते हो? उम्बर्टो इको बोलते हैं नहीं, मैं कभी कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन हाँ जर्नलिस्ट जरूर कंफ्यूज होते हैं, वो जरूर पजल हो जाते हैं। कभी कभी पब्लिशर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स का ये मानना है कि लोग सिर्फ कचरा पसंद करते हैं। ट्रैश मतलब कचरा, लोग सिर्फ कचरा या बकवास पसंद करते हैं, लोगों को डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस पसंद नहीं आते हैं। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, पूरे प्लैनेट पे लगभग 6 बिलियन लोग हैं। नेम ऑफ द रोज सिर्फ 10 से 15 मिलियन उसकी कॉपीज बिकी है। इस तरीके से मैं अभी बहुत कम ऑडियंस के पास तक ही पहुंच पाया हूं, मतलब बहुत कम रीडर्स की परसेंटेज तक ही पहुंच पाया हूं।
लेकिन ये एग्जैक्टली उस तरह के रीडर्स हैं जो इजी एक्सपीरियंस नहीं चाहते हैं, मतलब जो कचरा पढ़ना पसंद नहीं करते, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हमेशा कचरा पढ़ना पसंद नहीं करते। अच्छा, अगर मैं मेरी बात करूं तो लगभग रात को 9 बजे डिनर करने के बाद में मैं टीवी देखता हूं, टेलीविज़न देखता हूं, और टेलीविज़न पे मैं मायामी वाइस या फिर इमरजेंसी रूम जो कि एक डिटेक्टिव प्रोग्राम है उनको देखता हूं। और इनको देखना मैं इंजॉय करता हूं, लेकिन इनको देखना मेरी ज़रूरत भी है, लेकिन पूरे दिन भर मैं इनको नहीं देख सकता। मुकुंद बोलते हैं, आपकी नॉवल की ये जो ह्यूज सक्सेस है, ह्यूज मतलब बहुत बड़ी, आपकी नॉवल की जो बहुत बड़ी सफलता है, क्या इसका इस बात से कोई लेना देना है कि ये डील करती है मिडाइवल हिस्ट्री से, मतलब पुराने इतिहास से ये डील करती है, ये रिलेशन रखती है? उम्बर्टो इको बोलते हैं, हाँ ऐसा शायद पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे देखो स्टोरी सुनाना पसंद है, कहानी सुनाना मुझे बिल्कुल एक चाइनीज़ वाइज मैन की तरह पसंद है। मेरे एक अमेरिकन पब्लिशर ने एक बार बोला था कि उसको मेरी बुक अच्छी तो लगी, लेकिन उसने खुद ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3000 से ज़्यादा कॉपीज़ इसकी बिक जाएगी एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे लोगों ने आज तक कभी कैथेड्रल नहीं देखा, मतलब चर्च भी नहीं देखा, या फिर लैटिन कभी पढ़ा भी नहीं। तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि 3000 से ज़्यादा कॉपीज़ बिकेगी नहीं, इसलिए मुझे सिर्फ 3000 कॉपीज़ का ही एडवांस मिला था। लेकिन एंड में हुआ क्या, 3 मिलियन कॉपीज़ बिक गई यूएस में, और बहुत सारी बुक लिखी गई है मिडाइवल पास्ट में, मतलब प्राचीन इतिहास में बहुत सारी बुक लिखी गई है मुझसे पहले भी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बुक की जो सक्सेस है वो एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री मतलब रहस्य है। कोई इस बात को प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता था, प्रेडिक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना, इस बात का कोई अनुमान लगा ही नहीं सकता था। मुझे लगता है अगर मैंने द नेम ऑफ द रोज आज से 10 साल पहले लिखी होती या फिर 10 साल बाद में लिखी होती तो शायद रिजल्ट सेम नहीं आता, हो सकता है शायद ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। उसी समय ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हुई, ये एक मिस्ट्री है, ये एक राज है। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारे यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स बना रखा है, अपने कमेंट उसमें ड्रॉप कर सकते हैं। और हाँ, चैप्टर की पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर समरी सब कुछ है पीडीएफ में। इसी तरह के और मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए टीसी ऑनलाइन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।